अब सेंटर ऑफ मास इस जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, तो उसके ऊपर एक बढ़िया वीडियो मैंने बनाया है, 1 घंटे लंबा वीडियो है, उसको हो सके तो ढूंढ के देखिए, है ना। जिद करो दुनिया बदलो, ये इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सही बात है। आप में से कोई है जो लगातार कई मर्तबा इस क्वेश्चन को मुझे मेल पे भेज चुका है, मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, या एक बार शायद पहले पड़ी थी, मैं भूल गया, वॉटेवर। फिर से मैंने रिसेंटली देख रहा था तो देखा ये क्वेश्चन फिर से है, मैंने देखा कई बार भेजा है आपने, आप आतुर हैं कि मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं, तो मैंने बड़ा सोचा क्योंकि थोड़ा कठिन साइड में क्वेश्चन है। फिर मैंने समझा पहले खुद उस क्वेश्चन को मैं कैसे आसान तरीके से आपको समझा सकता हूँ, इस पर ध्यान दिया, और फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो इस पर एक वीडियो बना ही देते हैं। ये आप में से जिन्होंने भेजा है उनके किसी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, 2016 के जेईई एडवांस के जो मुश्किल वाला रोटेशन का क्वेश्चन था, उसी से इंस्पायर्ड लगता है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ 2.5 ए है और रेडियस ए है। ये सिलेंडर हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के इंक्लिनेशन पे एक फ्लोर के ऊपर रखा हुआ, ये फ्लोर है। ये जेड एक्सिस है, ये लाइन आप इसको ऐसा इमेजिन कर लो कि एक रिजिड पोल है, पोल की थिकनेस नेग्लिजिबल है, ये जस्ट एक सपोर्ट है, ऐसा मान लो, एक लाइन है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, जेड एक्सिस। और ये सिलेंडर इस टिल्टेड पोजीशन में रखने के बाद इसको इस जेड एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है। कैसे? ये सिलेंडर अपनी इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से स्पिन कर रहा है और सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास इस जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है। ऐसा कुछ बड़ा मुश्किल है थोड़ा समझा पाना, ऐसे इमेजिन कर लो ये सिलेंडर है, मेरे पास सिलेंडर तो नहीं है, पर ये ऐसा घूमता हुआ, ये घूमता हुआ इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। ये मोशन ऐसा हो रहा है जिसमें इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सिलेंडर स्लिप नहीं करता है, देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लाइडिंग, नो रबिंग, और ये सिलेंडर अपनी एक्सिस के अबाउट जिस एंगुलर स्पीड से स्पिन कर रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है, इट इज ओमेगा, इट इज ओमेगा, राइट। सिलेंडर ऑलवेज इस जेड एक्सिस को एस पे टच करता रहता है। वो जो जेड एक्सिस है जिसको मैं पोल कह रहा हूँ, उसकी कोई थिकनेस नहीं है, तो सिलेंडर हमेशा उस जेड एक्सिस के ऊपर टिका रहेगा और उसके अबाउट ऐसा घूमता रहेगा, ऐसा कुछ ऐसा घूमता रहेगा, वाइल स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये ऐसा घूम रहा है और इसकी अपनी जो एंगुलर स्पीड अबाउट इट सेल्फ एक्सिस, स्पिन वाला जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है। तो ओमेगा नॉट इज गिवन क्वांटिटी। अब जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये, अब मोर देन वन करेक्ट टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें पहली बात जो पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि एंगुलर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर अबाउट जेड एक्सिस क्या है। इसको मैंने सिंबल ओमेगा नॉट दे दिया है, ओमेगा नॉट पूछा गया है। ये सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास जो जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है इसे, उसकी एंगुलर स्पीड क्या है ये बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इस इंस्टेंट पे पॉइंट आर और पॉइंट क्यू के स्पीड का रेशियो क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पॉइंट आर एंड पॉइंट क्यू। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ पॉइंट क्यू। तो बेसिकली ये तीन बातें आपसे पूछी गई हैं। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बनाना होता तो और भी काफ़ी कुछ पूछा जा सकता था। फॉर एग्जांपल सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी लिख के बता दो, सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बता दो, स्पीड बता दो, एंगुलर मोमेंटम बता दो, दिस दैट, ठीक है। पर बहरहाल यही पूछा गया है, इसी को डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जिस तरीके से सोचा उसमें ज़रूरत नहीं लग रही है, पर जस्ट बातचीत चल रही है तो उसका जिक्र कर लेते हैं। क्या आप में से कोई मुझे सोच के ये बता सकता है कि इस सिलेंडर की इस पोजीशन में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी लाइन है? कैन यू आइडेंटिफाई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? वीडियो पॉज कर दीजिए, 2-4 मिनट सोचिए आराम से, शायद आप आइडेंटिफाई कर लें। कोई फिजिक्स की थ्योरी या थ्योरम नहीं बता करके मैं आपको ऐसा सोचने के लिए कहता हूं, देखिए शायद मेरी बात आपको अपील कर जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉइंट, कांटेक्ट पॉइंट तो रेस्ट में है ही, स्लिपिंग नहीं हो रही है, ग्राउंड रेस्ट में है, और ग्राउंड को सिलेंडर का जो पॉइंट छू रहा है वो भी नहीं चल रहा है, तो रबिंग नहीं हो रही है। जस्ट इमेजिन कि अगर ये सिलेंडर एक ऐसे शेप की रिजिड बॉडी होती, ये हिस्सा तो सिलेंडर ही होता, पर ऊपर का जो हिस्सा कुछ भी आप शेप मान लो यार, ऐसा कुछ भी मान लो, चलो
ऐसा कुछ भी एक शेप लगा दो, कोन जैसा या कुछ भी व्हाटएवर, जिसका ये जो सिलेंडर की सेंट्रल एक्सिस है, ये सिलेंडर की सेंट्रल एक्सिस, इसको एक्सटेंड करने से ये जेड एक्सिस को मान लीजिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट का नाम हम एम रख देते हैं, इस पॉइंट का। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसी बॉडी इमेजिन करो कि ये सिलेंडर तो है ही, ऊपर का हिस्सा किसी भी शेप का हो सकता है, मैंने कुछ ऐसा रैंडम सा शेप बना दिया है, जिसका एक पॉइंटेड टिप है जो पॉइंट एम पे है। अब ये बॉडी वैसे ही मोशन कर रही है जैसे कि अभी डिस्क्राइब किया गया है, वैसे ही मोशन कर रही है। आप समझ सकते हो कि जैसा मोशन डिस्क्राइब किया गया है वो पॉसिबल है अगर पॉइंट एम रेस्ट पे रहे। पॉइंटेड टिप है इस बॉडी का, ऐसा मान लो यहाँ पे, और पॉइंट एम को तुमने पकड़ रखा है। ठीक है, अब इसकी चोटी तुमने पकड़ ली, पर जैसा मोशन यहाँ डिस्क्राइब किया गया है वो वेरी मच पॉसिबल है। ये ध्यान देना बच्चों कि ये पॉइंट की स्पीड 0 नहीं है, ये रेस्ट पे नहीं है। ये पॉइंट जो है ये तो आप ध्यान से देखोगे तो बदल रहा है, जेड एक्सिस तो फिक्स्ड है। ठीक है, पर ये सरकमफ्रेंस का हर पॉइंट इस समय शायद चल रहा है, और ये सिलेंडर का जो पॉइंट जेड एक्सिस को छू रहा है, नेक्स्ट मोमेंट में वो पॉइंट जेड एक्सिस को नहीं छू रहा होगा। जेड एक्सिस अपनी ही जगह पे है, बट सिलेंडर का जो पॉइंट जेड एक्सिस को छू रहा है वो पॉइंट बदल चुका होगा। ये पॉइंट की स्पीड 0 नहीं है, ये गलती नहीं करने का। लेकिन ये जो एक्सिस को मैंने एक्सटेंड कर दिया, अब हम इमेजिन करें कि इस ऑड शेप की कोई बॉडी है, कोई भी शेप इमेजिन कर लो सिलेंडर के सिर के ऊपर, इसको अगर हम यहाँ चोटी को पकड़ लें, पिन कर दें, और फिर सोचे कि ये ऐसे स्पिन करता हुआ ऐसा रोल करता रहे, वेरी मच पॉसिबल। ये पॉइंट जो है वो जेड एक्सिस के अराउंड बड़े आराम से ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे रोल करता हुआ, है कि नहीं। इस पेन की थिकनेस नेग्लिजिबल माननी होगी आप, ये जेड एक्सिस की कोई थिकनेस नहीं है। तो आई होप कि इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे शेप की बॉडी होती तो ये पॉइंट भी रेस्ट में होता और ये पॉइंट भी रेस्ट में होता। दो पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, अगर आपने ऐसे दो पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो उन दोनों को जोड़ दीजिए, वही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अगर कोई पूछे कि वेयर इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आंसर है इसको एक्सटेंड कीजिए, ये जेड एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको अगर हम पॉइंट पी से, ओहो बड़ा मुश्किल है भाई, इसको अगर हम पॉइंट पी से कनेक्ट कर दें तो ये वाली लाइन ही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसको मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूँ, जैसे आपको एक बार जस्ट रिमाइंडर दे दूं, ये जो डबल कोन वाला क्वेश्चन था, इसमें भी ये बॉडी ऐसे स्पिन कर रही थी, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो स्पिन थी उसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा ऐसा था। अब सेंटर ऑफ मास इस जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, तो उसके ऊपर एक बढ़िया वीडियो मैंने बनाया है, 1 घंटे लंबा वीडियो है, उसको हो सके तो ढूंढ के देखिए, है ना। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो जेड एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से घूम रहा था। ये वेक्टर ओमेगा और ये वेक्टर ओमेगा नॉट, दो एंगुलर वेलोसिटी, एक स्पिन वाला और एक सेंटर ऑफ मास जो घूम रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हो उसको। ये जो ओमेगा नॉट है और ओमेगा है, इन दोनों का वेक्टर सम इस डायरेक्शन में है, यही रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, और ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर अगर है इस डायरेक्शन में तो यही लाइन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्चुअली हमने इस क्वेश्चन में उल्टा आर्गुमेंट दिया था, हमने कहा था ये पॉइंट रेस्ट में, ये पॉइंट रेस्ट में, इसलिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसलिए रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, इसलिए ओमेगा नॉट और ओमेगा का वेक्टर सम इधर होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे भी आप सोच सकते हो। देखो यहाँ पे दो तरह की एंगुलर वेलोसिटी है, एक ये स्पिन वाली, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में दिखाएं तो क्या होगा, ये ओमेगा जो दिया हुआ है, अब सेंटर ऑफ मास जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो वो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको वेक्टर नोटेशन में दिखाएं तो ओमेगा नॉट ऐसा है, ये ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा है। इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा ना, ये रिजल्टेंट ओमेगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस के लॉन्ग है। तो ऐसे भी आपको मोटी तरह से, मोटी मोटी मेरी बात समझ में आ रही होगी कि ओमेगा नॉट और ओमेगा का वेक्टर सम इसके बीच में ही कहीं होगा। तो ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस है, ये रेड वाली लाइन है, एक्चुअली ये सेंटर ऑफ मास के रोटेशन की एक्सिस है, और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है, दोनों एक्सिस यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं।
तो ये पॉइंट रेस्ट में होगा ही, अगर ऐसी बॉडी होती तो ये पॉइंट रेस्ट में और ये पॉइंट रेस्ट में दोनों को जोड़ देंगे तो ये लाल वाली लाइन जो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। बाय द वे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो भी मुझे लगता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। कैसे, आइए देखते हैं। इसको मिटा देता हूं। देखिए, पहली चीज जो मुझसे पूछी गई है, ओमेगा और ओमेगा नॉट में रिलेशन बताओ। ये तो हम ऐसे कॉमन सेंस से सोच के निकाल सकते हैं। हालांकि ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई होने के बाद मैं इसको ऐसे भी पता लगा सकता हूं कि ये जो हरा वाला वेक्टर ओमेगा नॉट है और लाल वेक्टर ओमेगा, इन दोनों का वेक्टर सम इधर होना चाहिए। मतलब इस लाल लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका और इसका कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। ये इक्वेशन भी लिख करके हम ओमेगा नॉट की वैल्यू पता लगा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, लेकिन जरूरत नहीं है, ऐसे कॉमन सेंस से सोच लेते हैं। क्या सोचेंगे, ये जो पॉइंट P है ये यहाँ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर ऐसे घूम रहा होगा। देखिए किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा। पॉइंट P से मेरा मतलब है सिलेंडर का कॉन्टैक्ट पॉइंट इस सरकमफ्रेंस के ऊपर घूम रहा होगा। ये लेंथ कितनी है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये दिया हुआ है 2.5 है और ये 37 डिग्री, इसलिए ये वाली लेंथ हो जाएगी 2.5 a cos 37 डिग्री। cos 37 डिग्री 4/5, तो ये 2a हो गया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये लेंथ 2a हो गया। तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो 2a रेडियस के सर्कल के ऊपर घूम रहा है। ठीक, दैट मीन्स जब वो एक चक्कर मारता है तो 4 पाई a डिस्टेंस चलता है। 2a रेडियस है उसका, 2 पाई इंटू 2a। तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट जब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो एक चक्कर लगा लेता है। ठीक, ऐसा है। और इसको अगर देखें, इस स्पिन को अगर हम देखें, ये सिलेंडर अगर एक बार अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे पूरी तरह से स्पिन कर जाता है, जस्ट ये ऐसे स्पिन कर जाता है, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट कितना चलता है, 2 पाई है। अब बिकॉज स्लिपिंग नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, स्लिपिंग नहीं है, इसलिए जब ये सिलेंडर अपनी एक्सिस के अबाउट एक चक्कर लगाएगा तो जो कांटेक्ट पॉइंट है वो एक्चुअली 2 पाई a डिस्टेंस ही आगे बढ़ेगा, इस सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई a डिस्टेंस आगे बढ़ेगा ना। अगर सिलेंडर मेरा एक चक्कर लगाता अपनी एक्सिस के अबाउट, तो ये जो सारे पॉइंट जो सरकमफ्रेंस पे हैं उन्होंने एक बार ग्राउंड को छू लिया। ये पॉइंट ने ग्राउंड को छुआ, इसने सबने एक बार छू लिया। मतलब अगर यहां पे एक टेप चिपका दें जो सिलेंडर के घूमने के साथ साथ जो पॉइंट ग्राउंड को टच करेगा वो टेप ग्राउंड पे ही चिपक जाएगा। ऐसा एक मिनट के लिए सोचें, इसके सरकमफ्रेंस पे एक टेप चिपका दें तो जब ये एक चक्कर घूमेगा तो 2 पाई a लेंथ की टेप ग्राउंड के ऊपर ऐसे चिपकी हुई मिलेगी मुझे, 2 पाई a लेंथ की। मतलब ये जो सर्कल है ये आधा ही पूरा हुआ है। जब सिलेंडर एक बार घूम चुका होगा तो ये कांटेक्ट पॉइंट हाफ सर्कल पे ही घूम पाएगा, isn't it? मतलब सिलेंडर जब 2 बार घूमेगा अपनी एक्सिस के अबाउट, स्पिन करेगा, तब जाके ये कांटेक्ट पॉइंट एक चक्कर लगाएगा। दैट मींस ये सेंटर ऑफ मास एक चक्कर मारेगा जब ये स्पिन 2 बार पूरा हो चुका होगा। सरल भाषा में ये स्पिन डबल फास्ट है रेडियन पर सेकेंड के टर्म्स में इस स्पिन के कंपैरिजन में। इसलिए हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो ओमेगा नॉट है वो ओमेगा का आधा है। खत्म, एक हिस्सा तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। ठीक है ना। हाँ, मैं खुद भूल गया कि पूछा क्या था। हाँ, फिर पूछा था ये पॉइंट P और Q के स्पीड का रेशियो बता दो। तो देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर एग्जैक्टली नहीं भी पता है, कहीं है ऐसा अनुमान है, जैसे मैंने अभी तो अनुमान ही है, मैंने पता तो लगाया नहीं है, ये लाल वाली लाइन कितनी इंक्लाइंड है वर्टिकल से, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। मैंने किया है, आपको नहीं बता रहा हूँ। मैंने किया है, ठीक है। अगर ठीक से कैलकुलेट करोगे तो ये एंगल आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। अगर मुझे ध्यान आ रहा है तो tan phi 8/11 या 11/8 ऐसा कुछ आया था, मैं भूल गया, कर पाओगे। एनीवे उसकी जरूरत नहीं है।
ये जो लाल वाली लाइन है ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मींस इस इंस्टेंट पे हम इस बॉडी के हर पॉइंट को लाल लाइन के अबाउट स्पिन करता हुआ मान सकते हैं विथ एंगुलर स्पीड कैपिटल ओमेगा. व्हाट इज कैपिटल ओमेगा? कैपिटल ओमेगा इज वेक्टर सम ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा नॉट. एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ओमेगा क्या है? स्पिन की वजह से एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा नॉट क्या है? ये वाली एंगुलर वेलोसिटी. दोनों का वेक्टर सम कैपिटल ओमेगा लिखा है मैंने. वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट टोटल एक तरह से एंगुलर स्पीड है. तो ये ओमेगा अगर आपको पता है तो आप बॉडी के किसी भी पॉइंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख सकते हो. कैसे? ओमेगा क्रॉस आर करके. या और सरल भाषा में ये भी क्यों बोलूं, इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस लाल एक्सिस से परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है तो लाल एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर दूरी इनटू ये वाला ओमेगा, यही स्पीड होगी इस पॉइंट की. इंस्टेंटेनियस एक्सिस का मतलब ही है कि इस वक्त लाल एक्सिस के अबाउट ये पूरी की पूरी बॉडी प्योर रोटेशन में मानी जा सकती है विथ एंगुलर स्पीड कैपिटल ओमेगा. ठीक है, मुझे कैपिटल ओमेगा नहीं पता है, पर एक बात मैं समझ रहा हूं कि जो पॉइंट क्यू की स्पीड होगी, पॉइंट क्यू की स्पीड वेक्टर फॉर्म में लिख दो, ऐसे लिख दो, ओमेगा क्रॉस पी क्यू. पॉइंट क्यू की जो स्पीड होगी वो ओमेगा, कैपिटल ओमेगा मतलब लाल एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड, क्रॉस ये वाली चीज. इसका सरल भाषा में मीनिंग यही हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ हमें, तो पॉइंट क्यू की इस लाल लाइन से परपेंडिकुलर दूरी, ये थोड़ा आप खुद से देखो कैसे हुआ, खुद से समझने की कोशिश कर लेना. पॉइंट क्यू की लाल लाइन से जो परपेंडिकुलर दूरी है, दैट दूरी इनटू कैपिटल ओमेगा, वही चीज आएगी. ये क्रॉस प्रोडक्ट में एक साइन थीटा आएगा और साइन थीटा को इसके साथ लेंगे तो ये हरे लाइन की लंबाई हो जाएगी. ये खुद से सोचो. सिमिलरली जो वी आर है उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू पी आर. सिमिलर तरीके से, मतलब आर से लाल लाइन की परपेंडिकुलर दूरी, आर पॉइंट आर से लाल लाइन की परपेंडिकुलर दूरी इंटू कैपिटल ओमेगा, ये पॉइंट आर की स्पीड हो. देखो ना यार, ऐसे समझ में आ रहा है. ये ए है, ये 2a है, ये दोनों हरे लाइन हैं तो पैरेलल ही ना. ये वाला ए है, ये वाला 2a है. तो जिस लॉजिक से खुद को समझा सकते हो समझा लो कि इस हरे लाइन से इस हरे लाइन की लंबाई डबल होगी अगर क्रॉस प्रोडक्ट से तकलीफ हो रही है तो कैपिटल ओमेगा इंटू दिस लेंथ इज स्पीड ऑफ क्यू, कैपिटल ओमेगा इंटू दिस लेंथ इज स्पीड ऑफ आर. ये लेंथ इसकी डबल है, तो आर की स्पीड क्यू की स्पीड की डबल है. या इसको देख के हम लिखेंगे कि भाई वी आर बाई वी क्यू, जस्ट मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये पी क्यू और पी आर दोनों एक ही डायरेक्शन में वेक्टर हैं. जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? पी आर और पी क्यू के लेंथ का रेशियो, मतलब 2a बाई ए विच इज 2. तो ये क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा भी सॉल्व हो गया. अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉइंट क्यू की स्पीड निकाल के बताओ, मतलब ये वाला कैलकुलेशन जरा करके बताओ. पूछ रहा है ना, ये वाला कैलकुलेशन करके बताओ. ओमेगा तो अभी तक अपन ने निकाला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि नहीं भाई तुम ये वाला कैलकुलेशन करके बताओ. अब क्या करें हम लोग? देखते हैं. इधर डायग्राम मैंने दोबारा से बना लिया था पहले से, क्योंकि बड़ी तकलीफ होगी बनाने में. हाँ, तो हमारी, अच्छा इसमें तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस का पता नहीं है. ये है हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस, समझ लेना भाई थोड़ा टेढ़ा हो गया. ये है ओमेगा वेक्टर और क्यू की स्पीड निकालनी थी ना. हाँ ठीक है, क्यू और आर एक ही चीज है. पॉइंट क्यू की स्पीड में लिख रहा हूं, इनफैक्ट पॉइंट क्यू की वेलोसिटी लिख रहा हूं, ओमेगा क्रॉस पी क्यू. हाँ, इसका मतलब है ओमेगा, ये तो हमने निकाला नहीं, कोई बात नहीं. दिस कैपिटल ओमेगा इज नथिंग बट वेक्टर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा. इसको ऐसा लिख देता हूं,
ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट क्रॉस पी क्यू. सो दिस इज ओमेगा क्रॉस पी क्यू प्लस ओमेगा नॉट क्रॉस पी क्यू. समझ रहे हो? अब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात सोचते हैं. हाँ, ये आप खुद से जस्टिफाई कर लो कि ये सब वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे. ये जो ड्राइंग में तीनों वेक्टर हैं सब इस वक्त तो एक ही प्लेन में है, तो ये जो क्रॉस करोगे वो डायरेक्शन जो है वेक्टर डायरेक्शन एक ही है, तो सिंपल एडिशन करने से काम चल जाएगा मैग्नीट्यूड का जहां तक सवाल है. तो वी क्यू का मैग्नीट्यूड अगर हम लिख रहे हैं ओमेगा क्रॉस पी क्यू, जरा देखिए तो ओमेगा क्या चीज है बेटा? एक वेक्टर है इस डायरेक्शन, पी क्यू एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में जिसकी लेंथ है a. दोनों के बीच का एंगल ओमेगा और पी क्यू के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये बन गया ओमेगा इंटू ए इंटू साइन 90 डिग्री. पहला वाला टर्म जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं. दूसरा वाला ओमेगा नॉट वेक्टर वर्टिकल, राइट? ओमेगा नॉट वेक्टर क्या है? वर्टिकल. और पी क्यू वेक्टर क्या है? ऐसा है, ठीक? तो पी क्यू वेक्टर और ओमेगा नॉट वेक्टर के बीच का एंगल तुम आसानी से लिख सकते हो अगर ध्यान दोगे. ये 37 डिग्री है, यहां से यहां तक ये 90 डिग्री है, ठीक बोल रहा हूं? ये 53 डिग्री हो गया. अब यहां पे अगर मैं एक ब्लू कलर से ऐसे वर्टिकल लाइन बना दूं समझाने के लिए, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये जो पी क्यू है हॉरिजॉन्टल से 53 का एंगल बना रहा है, तो वर्टिकल से क्या एंगल बनाएगा? 37 डिग्री का. तो नेचुरली पी क्यू और वर्टिकल मतलब ओमेगा नॉट के बीच का एंगल 37 डिग्री है, तो मैं इसको लिखूंगा ओमेगा नॉट पी क्यू की लेंथ a इंटू साइन 37 डिग्री. अब ये देखिए हो गया ओमेगा ए. ओमेगा नॉट की वैल्यू अभी हमने निकाली है ओमेगा बाई 2 होती है, और साइन 37 डिग्री 3/5 होता है, तो ये कितना हो गया भाई? 3/5 0.6 और आधा मतलब 0.3, तो ये 1.3 ओमेगा ए हो गया. ये हो गया आपके पॉइंट क्यू की इंस्टेंटेनियस स्पीड. क्वेश्चन हो गया सॉल्व. आप में से जितने लोग चाहें इसको ट्राई कर सकते हैं. अब मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं, या आप मेरे पास आंसर लिखा होगा तब तो. एक मिनट, आपको सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालनी. हाँ एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ ये कागज इधर है, मैं एक मिनट भाई. सेंटर ऑफ मास की, हाँ सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो मैंने निकाली है वो आई है, हाँ वो आई है 1.8 ए ओमेगा. ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड है. ये आप खुद सब लोग ट्राई कीजिए, मुश्किल है थोड़ा, पर करके देखिए. आप में से कई लोग कर भी पाएंगे. कर लिया तो जंग जीत लिया. आईआईटी फिर क्या चीज़ है. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ. गुड बाय.